हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन का सातवां लेसन का हम तीसरी क्लास आज है ना। आज तीसरी क्लास शुरू करेंगे। इसके पहले हम बताए थे कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है। रेनॉल्ड नंबर से हम ये ज्ञात करते हैं कि प्रवाह जो है अस्तरीय है कि विक्षुब्ध है। रेनॉल्ड नंबर का जो प्रयोग है इसी के लिए करते हैं, है ना। जो प्रवाह है, द्रव का जो प्रवाह है वह अस्तरीय होता है कि विक्षुब्ध होता है, इसके बारे में अध्ययन हम रेनॉल्ड नंबर से करते हैं। ठीक है, तो आज उसी में हम रेनॉल्ड नंबर जो है, रेनॉल्ड नंबर बराबर होता है भी डी अपान न्यू। ठीक है, ये इसका रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला है। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर जो होता है वह इकाई विहीन होता है ना, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है रेनॉल्ड नंबर का। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। 10 mm व्यास के पाइप में 10 mm व्यास के पाइप में, यानी कि पाइप का व्यास जो है 10 mm व्यास के पाइप में 1.5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 1.5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से पेट्रोल प्रवाहित होता है। पेट्रोल प्रवाहित होता है। यदि पेट्रोल की निरपेक्ष गति, यदि पेट्रोल की निरपेक्ष गतिक श्यानता 8.5 गुणे 10 की पावर -7, 8.5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड हो, तो ज्ञात कीजिए कि पेट्रोल का प्रवाह अस्तरीय है या विक्षुब्ध है। अस्तरीय है या विक्षुब्ध है, ये ज्ञात करना है। तो हमें इसमें क्या दिया है, पाइप का व्यास जो दिया है स्मॉल डी बराबर 10 mm। ठीक है, और जो पेट्रोल से प्रवाहित वेग है, यानी कि जो वेग है वो कितना दिया है, v बराबर 1.5 गुणे 10 की पावर 1.5 है मीटर प्रति सेकेंड। इसका वेग दिया है 1.5 मीटर। पेट्रोल जो प्रवाहित हो रहा है उसका वेग किस वेग से चल रहा है, वह 1.5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से वह प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, निरपेक्ष गतिक श्यानता, निरपेक्ष गतिक श्यानता न्यू बराबर 8.5 गुणे 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ये इतना दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें प्रवाह जो हो रहा है, पेट्रोल का जो प्रवाह है वह अस्तरीय है कि विक्षुब्ध है। तो हमने इसके पहले हम बता चुके हैं कि अस्तरीय प्रवाह है कि विक्षुब्ध प्रवाह है, उसको ज्ञात करने के लिए हमें रेनॉल्ड नंबर ज्ञात करना पड़ता है। अगर रेनॉल्ड नंबर हमें ज्ञात रहेगा तो हमें उससे हम ये ज्ञात कर लेंगे कि रेनॉल्ड नंबर कितना है, उससे हम ये ज्ञात कर लेंगे कि प्रवाह अस्तरीय होगा कि विक्षुब्ध होगा। तो रेनॉल्ड नंबर बराबर
रेनॉल्ड नंबर आर्यन इजकल टू स्मॉल v इंटू डी न्यू। ठीक है, अब यहां पे v की वैल्यू क्या दिया है 1.5 गुणे d की वैल्यू दिया है 10 mm। 10 mm को हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, नहीं यार गलती कर दी, एक सेकंड देखो, 1 मीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है ना। तो 1 mm बराबर 1/1000 मीटर। ठीक है, तो 10 mm बराबर 1/1000 गुणे 10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 100 से इसमें भाग देंगे तो 0.1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.01 मीटर हो जाएगा। समझ में आई बात, ऐसे निकालते हैं। अब यहां पे 0.01 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे न्यू की वैल्यू कितनी दी है 8.5 गुणे 10 की पावर -7। ये फॉर्म आ जाएगा, है ना। तो इसको अब कैलकुलेट करिए, जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, ये जो 10 की पावर -7 है ये ऊपर चला जाएगा, तो और ये इसमें से 2 दशमलव कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 1.5 बटे 8.5 गुणे 10 की पावर 5 हो जाएगा। ये फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो इसका अब मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, या इसको हम भाग देंगे 85 से 15 में अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, ऐसे भाग नहीं जाएगी तो 0 बढ़ेगा, एक बार जाएगी, ये फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो कितना आएगा 5 और यहां पे 6, यहां पे 14 बचा, 14 में से 8 जाएगा 6, और यहां पे फिर कितना बढ़ जाएगा 0 हो जाएगा 650। 650 में भाग देंगे अगर 85 से तो कितना बढ़ जाएगा, या ऐसे ना करके हम अगर ऐसे भाग दे दें, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इतना बार होगा, इतना हो जाएगा। अब इसमें भाग देंगे हम अगर 85 से, तो एक बार 85 5 6 650, फिर कितना बार जाएगा 7, अगर 7 बार ले जाएंगे कितना हो जाएगा 7 5 35, और 8 7 56, 8 से 48, 8 7 56, 56 3 59, 595, फिर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और यहां से 14 में से 9 जाएगा 5, 55 आ गया। अब कितना बार जाएगा 6 बार जाएगा, 6 5 30, और 6 8 छके 48 3 51, फिर 40 हो गया, फिर एक 0 उतरेगा, एक 0 यहां उतरा, एक 0 यहां उतरा, एक 0 यहां उतर जाएगा, 400 हो गया। ठीक है, अब कितना बार जाएगा 15 चौको 60 हो जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 5 चौको 20, और 8 चौको 32 होगा ना,
5 चौको 20, 8 चौको 32, 2 34, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा, है ना। अब कब जीरो उतरा, एक जीरो यहाँ पे उतर गया है, एक जीरो यहाँ पे उतर गया, एक जीरो यहाँ पे उतरा है, लास्ट जीरो बचा है 600, है ना। 600 बचा। तो फिर अगर 600 में अगर देखिए 650 था तो 6 में 6 बार 7 बार गया था, तो यहाँ पे भी 7 बार जाएगा, तो इतना समथिंग आ रहा है ना। तो इसका मान कितना आ रहा है, रेनॉल्ड नंबर का मान कितना आ रहा है, 17,647 आ रहा है। अब देखिए रेनॉल्ड नंबर अब कैसे प्रवाह मानेंगे कि अस्तरीय है कि विक्षुब्ध है, प्रवाह कैसे मानेंगे कि अस्तरीय है कि विक्षुब्ध है, ठीक है। देखिए कैसे प्रवाह मानेंगे कि अस्तरीय है कि विक्षुब्ध है ना। जैसे हम बताए थे कि अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होगा, अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होता है तो वहां पे प्रवाह क्या होता है, अस्तरीय होता है। यानी कि जब रेनॉल्ड नंबर का मान लेस देन 2000 है ना, 2000 यानी कि 2000 से क्या है, कम है। जब इतना होता है तो वहां पे प्रवाह जो है अस्तरीय होता है ना, प्रवाह अस्तरीय होता है। अगर 4000 से अधिक है तो वहां पे विक्षुब्ध होगा। तो यहां पे देख रहे हैं रेनॉल्ड नंबर क्या है, रेनॉल्ड नंबर का मान क्या है, का मान 4000 से अधिक है ना। जब अधिक है तो इसलिए प्रवाह जो है पेट्रोल का प्रवाह विक्षुब्ध है। समझ में आई बात यहां पे, तो यहां पे प्रवाह क्या हो गया, विक्षुब्ध हो गया। इतनी समझ में आई बात। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि ये समझ में आ गया। अब इसके आगे हम बात करेंगे, अगर एक और न्यूमेरिकल लगाना चाहते तो एक और लिख लीजिए। लिखिए, यदि पानी का प्रवाह Rn इजकल टू Rn इजकल टू 2320 पर अस्तरी से विक्षुब्ध में परिवर्तित होता है तो 10 सेंटीमीटर व्यास के पाइप में प्रवाहित कराने पर पानी का क्रांतिक वेग ज्ञात कीजिए। पानी का क्रांतिक वेग ज्ञात कीजिए। पानी की निरपेक्ष गतिक संयंता 0.01008 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है।
ठीक है। तो यहां पे हमें क्या ज्ञात करना है, क्रिटिकल वेलोसिटी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पे रेनॉल्ड नंबर दिया है, डायमीटर, पाइप का डायमीटर दिया है, और गतिक श्यानता, गतिक निरपेक्ष गतिक श्यानता दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि रेनॉल्ड नंबर बराबर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर बराबर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर बराबर क्या होता है, V इंटू डी न्यू। अब यहां पे देखिए ये जो V है इसको हम क्रिटिकल, अगर यहां पे C दे दें सफिक्स में तो यही हो जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब यहां पे V C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Rn इंटू न्यू अपान डी। ठीक है, अब यहां पे Rn का वैल्यू कितनी है, 2320 है, न्यू की वैल्यू कितनी है, 0.01008 हो जाएगा, बटे डी की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहां पे इसको हम 10 से, यहां से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब 1008 का गुणा इसमें कर देंगे, यानी कि 0.01008 का गुणा हम इसमें कर देंगे, है ना। तो इसमें अगर गुणा करेंगे ऐसे, अगर ऐसे गुणा कर देंगे हम, ऐसे 232 का गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16, 2 हो जाएगा, 8 3 के 24, फिर 16, 6, 5, 8, 3, 3, 2, 1 2 3 4 5, 5 तक लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे दशमलव, यानी कि क्या आ जाएगा, 2.34, है ना, 3 4, ऐसे करके आगे तक अगर लेना है इसको, अगर आगे तक लेंगे हम, यानी कि 3 दशमलव तक लेते हैं, 3 8 ले लीजिए, है ना, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी हो गई, यानी क्रांतिक वेग हो गया। इतनी बात समझ में आई बात। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि किसी पाइप में द्रव का प्रवाह का वितरण क्या होता है। ठीक है, किसी पाइप में द्रव के प्रवाह का वितरण कैसे होता है, वेग वितरण को जानेंगे। ठीक है, कि अगर प्रवाह, कोई पाइप, किसी पाइप में अगर प्रवाह हो रहा है द्रव का, तो उसमें वेग का वितरण कैसे होता है। ठीक है, तो जब किसी भी, ये हो गया, किसी पाइप में किसी पाइप में द्रव प्रवाह का वितरण, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड इन ए पाइप। ठीक है, अब यहां पे किसी द्रव का प्रवाह, उसकी श्यानता, अगर किसी पाइप में अगर द्रव का प्रवाह हो रहा है तो उसकी श्यानता
तथा प्रवाह मार्ग की सतह के घर्षण पर निर्भर करता है। यानी कि द्रव की श्यानता और प्रवाह मार्ग के घर्षण पर डिपेंड करता है कि प्रवाह मार्ग की दीवार पर प्रवाह वेग शून्य होगा, है ना। प्रवाह मार्ग की दीवार पर प्रवाह वेग शून्य होगा यदि प्रवाह किसी पाइप में से हो रहा है। अगर प्रवाह किसी पाइप में से हो रहा है तो पाइप की दीवार पर द्रव का वेग शून्य होता है। समझ में आई बात? यानी कि जब प्रवाह जो है पाइप में से होता है, कह रहा है कि यदि प्रवाह जो है पाइप में से हो रहा है तो वहां पे जो पाइप की दीवार पर द्रव का वेग होगा वह शून्य होता है। पाइप की जो दीवार पर जो वेग होता है वहां पे शून्य होता है तथा केंद्र की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। केंद्र की ओर धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ता हुआ केंद्र पर अधिकतम हो जाता है। मतलब कि जैसे समझिए ये जो है पाइप है ना, ये पाइप है आपकी। अब यहां पे कह रहा है कि इस दीवार पे द्रव का वेग क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन इस दीवार से जैसे जैसे हम इसके सेंटर में पहुंचते हैं, बीचों बीच, ठीक है ना, तो यहां से धीरे धीरे वेग क्या करेगा? बढ़ेगा और इस बीचों बीच यानी सेंटर पे जाकर, केंद्र पे जाकर वह जो द्रव होगा, द्रव का वेग जो होगा केंद्र पे जाकर वह अधिकतम होता है। समझ में आई बात? यानी कि धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ता हुआ वह द्रव का प्रवाह जो है अधिकतम होता है और पाइप के किनारे पर यानी दीवार पर द्रव का वेग शून्य होता है। इतनी बात समझ में आई? तो द्रव के अस्तरीय प्रवाह के अंतर्गत, द्रव के अस्तरीय प्रवाह के अंतर्गत उस पर बाह्य बलों एवं श्यानता बलों की सहायता से द्रव के वेग को भिन्न भिन्न संबंध प्राप्त किया जाता है। मतलब कि अगर पाइप में अगर प्रवाह अस्तरीय होता है, पाइप में अगर प्रवाह अस्तरीय होता है तो वहां पे जो है द्रव का वेग जो है अलग अलग होगा। द्रव का वेग अलग अलग संबंध प्राप्त किया जा सकता है। संबंध प्राप्त किया जाता है, मतलब अलग अलग उसका वेग प्राप्त किया जा सकता है। और इसे हेगल पाइजूली नियम कहते हैं। यानी कि इसी को हम जो संबंध जो देख रहे हैं, जो संबंध है आ रहा है, उसी संबंध को हेगन पाइजूली नियम कहते हैं। ठीक है, इसी को हम हेगन पाइजूली नियम कहते हैं। हेगन पाइजूली नियम का जो है V बराबर रो जी एच बटे 4 म्यू यल इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी इसी संबंध को हम क्या कहते हैं? हेगन पाइजूली नियम कहते हैं। यानी यही एक नियम है जिससे हम किसी पाइप के अंदर द्रव के प्रवाह का वेग वितरण ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि वेग वितरण कर सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे जो है अस्तरीय, यदि द्रव के अस्तरीय प्रवाह के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उस पर बाह्य बल कार्य करेगा। बाह्य बल एवं श्यानता बलों की सहायता से द्रव के वेग को अलग अलग संबंध प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जब अलग अलग संबंध प्राप्त करेंगे तो उसी को हम कहेंगे हेगनी पाइजूली नियम कहते हैं। और हेगनी पाइजूली नियम ये है। ठीक है, अब यहां पे
अब यहां पे जो भी है स्मॉल भी जो है यह है वेग, है ना, यह जो है वेग है। और यह वेग जो है इस फिगर से बताना पड़ेगा कि मान लीजिए कि पाइप कैसी होगी, पाइप की काट कैसी होगी, ऐसी होगी, ऐसे होगी पाइप की काट। इसको और मॉडिफाइड कर दीजिए। ये मान लीजिए पाइप है। अब यहाँ पे प्रवाह जो है प्रवाह जो है ऐसे होगा। इस तरह प्रवाह होता है। ये इसकी आर है आधी, यानी कि उसका व्यास का आधा। और यहाँ पे जो है y है, इसको अभी बता रहे हैं y क्या चीज है, ठीक है। अब देखिए जो भी है, जो भी है पाइप केंद्र से y दूरी पर किसी बिंदु पर द्रव का वेग है। जो भी है यह जो है पाइप केंद्र से y दूरी पर किसी बिंदु पर द्रव का वेग, किसी बिंदु पर द्रव का वेग। यानी कि मान लीजिए कि ये इसका केंद्र है, पाइप का बीचों बीच केंद्र है, और यहां से y दूरी पर मान लीजिए कि y दूरी पर इतना भी ले रहे हैं, है ना, ये भी ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पानी है उसका यानी कि द्रव का घनत्व रो जो है द्रव का घनत्व हो गया, ठीक है। म्यू जो है द्रव की श्यानता हो गई, म्यू जो है द्रव की श्यानता हो गई। और जो यच है, वह है P1 और P2 रो जी, P1 माइनस P2 रो जी। यानी कि पाइप की यल लंबाई में शीर्षहान, यल लंबाई में
शीर्ष हानि है। शीर्ष हानि पर आप पढ़ाए थे ना, यानी कि दो, जैसे पाइप है, पाइप के दो बिंदु को बीच जो होता है उसी को हम शीर्ष हानि बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो आर है वह पाइप की त्रिज्या है, जो आर है पाइप की त्रिज्या। ठीक है। अब पाइप के केंद्र पर अधिकतम वेग का मान अगर हमें निकालना है कि पाइप के केंद्र पर अधिकतम वेग का अगर मान निकालना है तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, तभी ना निकलेगा। तो हम लिखेंगे यदि पाइप के केंद्र पर अधिकतम पाइप के केंद्र पर अधिकतम वेग का मान, अधिकतम वेग का मान अगर ज्ञात करना है तो y इक्वल टू 0, या ऐसे लिखिए समीकरण 1 में y इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, जब 0 रखेंगे उसमें तो क्या आ जाएगा मान, यानी कि v मैक्सिमम। तो जब हम यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे था, यहाँ पे 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा रो जी एच अपॉन 4 म्यू एल इंटू आर स्क्वायर, यही आ जाएगा ना, यानी कि रो जी एच आर स्क्वायर 4 म्यू एल हो जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगा। ये अधिकतम हो गया, यानी कि केंद्र पर, उसके केंद्र पर निकाल दिए, ये इक्वेशन 2 हो गया। यदि अब कह रहा है कि पाइप में द्रव के वेग का वितरण संबंध एक के वक्र के अनुसार होता है। जो समीकरण संबंध 1 के अनुसार अगर देखा जाए, समीकरण 1 के अनुसार, तो वहां पे जो है उसके अनुसार जो है, जो पाइप का वितरण है वह वक्र के अनुसार हो रहा है। ठीक है। तो लिखेंगे पाइप में द्रव वेग का वितरण समीकरण 1 के वक्र के अनुसार, 1 के वक्र के अनुसार होता है। ठीक है, यानी कि अनुसार होता है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब समीकरण 1 व 2 से ज्ञात अगर करेंगे हम, तो कैसे निकालेंगे, जैसे अगर दोनों से, यानी कि v इक्वल टू v मैक्स कर देंगे, ये कर सकते हैं। या ऐसे ना करके
हम अगर ऐसे ना करके तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे V इक्वल टू रो जी एच आर स्क्वायर अपान, आर ना लिखकर यहाँ पे आर नहीं रहेगा, 4 म्यू एल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ से हम आर कॉमन ले लेंगे तो रो जी एच इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4 म्यू एल, ये फॉर्म आ जाएगा, बताइए। अब यहाँ पे आर यहाँ से निकल गया इधर, तो यहाँ पे एक बचा और यहाँ पे आर स्क्वायर है ही नहीं है, तो अगर इसमें हम एक आर स्क्वायर अपान एक आर स्क्वायर करें, गुणा करेंगे इसमें, तो एक आर स्क्वायर इधर हो गया और एक आर यहाँ से एक आर स्क्वायर इधर बाहर ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बटे में आर स्क्वायर बचेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये फॉर्म आ जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू कितनी है, V मैक्स है, V मैक्स है, ठीक है, इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, समझ में आ रही बात, इतना आ रहा है समझ में। अब कह रहा है कि तो ये तो इक्वेशन 3 हो गया ना, इक्वेशन 3 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब पाइप में द्रव का औसत वेग, तो पाइप में जो है, पाइप में द्रव का औसत वेग, अगर औसत वेग अगर याद करना है तो कैसे याद करेंगे, V एवरेज, तो V मैक्सिमम अपान 2, ये औसत वेग हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया किसी पाइप में द्रव प्रवाह का वेग वितरण, ठीक है, इस पे भी न्यूमेरिकल रहेगा, ये जो देख रहे हैं फार्मूला, इस पे न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। या इस ऐसे पूछ देगा, त्रिज्या दे देगी, ठीक है, y का मान दे देगा और v मैक्स दे देगा, कहेगा v ज्ञात करिए, ठीक है, तो इस फार्मूले से ज्ञात करना पड़ेगा।